स्टार्ट करते हैं। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी हमारे सेल मेम्ब्रेन में होती है, उससे ज्यादा सिक्योरिटी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ठीक है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे सेल का। इसको इसलिए क्या क्या बोलते हैं, इसको सेल का ब्रेन भी बोलते हैं या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका मेन क्या, जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, कोई भी एक्टिविटी उठा लो, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म हो, चाहे राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण हो, चाहे गोल्गी अपरेटस का काम हो, वेसिकल बनना हो, हार्मोन्स बनना हो, सारे इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के पास रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, उसमें रहते हैं। ठीक है, डीएनए की एक जो क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, उसकी लेंथ लगभग 3.2 सेंटीमीटर होता है। लेकिन एक सेल के एक न्यूक्लियस में अगर सारे डीएनए को एक्यूमुलेट करें, तो वो लगभग 6 फीट तक हो सकता है। यानी इतनी इसकी लेंथ होती है डीएनए की, इतना लंबा हो सकता है। तो ये यू कैन इमेजिन कि कितने सारे उसमें जीन्स होंगे, कितने सारे उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होगी, क्या क्या नहीं होगा उस डीएनए में। तो यहाँ से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। हमारी बॉडी में जो जो फंक्शन होना है, सारे यहीं से कंट्रोल होते हैं। यानी कि हर सेल के न्यूक्लियस, इवन हमारे ब्रेन के सेल के न्यूक्लियस है, तो ब्रेन के फंक्शन उसके में पूरे रहेंगे। ब्रेन में क्या क्या फंक्शन होना है वो न्यूरॉन्स में रहता है। हार्ट में क्या क्या फंक्शन है, हार्ट की मसल्स में रहता है। लीवर में क्या क्या होना है, वो हाइपोटोसाइट में पूरा कवर रहता है। तो ऐसे जितने भी न्यूक्लियस रहते हैं, उसमें वो जीन्स रहते हैं पर्टिकुलर किसी भी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस का खो जो डिस्कवरी था, उन्होंने वो किया था, स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन ने। वो क्या कर रहे थे, ऑर्किड जो प्लांट होता है उसका जो एपिडर्मिस है, उसको वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा और उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस रखा। जो न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए पाया जाता। डीएनए को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। यानी डीएनए में सारी, यानी हम क्या कैसा बिहेवियर करेंगे, हम क्या कैसे खाएंगे, हमारा डाइजेशन कैसे होगा, हमारा हार्ट बीट कैसे होगा, हमारा नर्व कैसे काम करेगा, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारे जो ब्लूप्रिंट है डीएनए में रहते हैं। ठीक है, और जो डीएनए रहता है वो क्रोमोसोम के, यानी कि 6 फीट का, यानी कि हमारी हाइट का डीएनए एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे स्टोर रहता होगा, कैसे वो ऑर्गेनाइज रहता होगा, बहुत मुश्किल है यानी समझना उस चीज को। तो सेल इस तरह के काम करता है, यानी कि मिस्ट्री है, सेल एक मिस्ट्री है, उसके अंदर और भी मिस्ट्रीज है। ठीक है, इसमें सारे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं सेलुलर प्रोसेस के। और जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट बना के रखता है ना। डीएनए इज ए राजा, राजा ऑफ सेल। सेल का राजा होता है डीएनए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा बना के रखी जाती है कि उसको ज्यादा नुकसान ना हो। तो इतना जो हमने देखा, सेल मेम्ब्रेन एक बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का बना होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड की एक बाइलेयर, दो बाइलेयर यानी कि 4 लिपिड की लेयर से बना होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, बहुत सारे और भी केमिकल्स बनते हैं, मेडिसिन हो गया, तो उस मेडिसिन को न्यूक्लियस तक जाने से रोकने का काम करता है, और जो भी डैमेज है उससे रोकता है। ठीक है, तो ये उसके लिए कंपार्टमेंट, डीएनए राजा है तो उसके लिए पूरा स्पेशल सिक्योरिटी रहती है उसके लिए। और इस प्रकार देखा जाए तो न्यूक्लियस हमारे जो प्रॉपर फंक्शन है सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो सिंगल न्यूक्लिएटेड बहुत सारे सेल्स होते हैं। मोस्टली सेल्स सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन इकलौता हमारा बोलना चाहिए मसल सेल जो होता है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कि एक सिंगल फाइब्रिल होता है, मायोफाइब्रिल होता है, उसमें अलग अलग सेगमेंट बना रहता है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो आरबीसी होता है उसमें बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता है। बेचारा कैसे सरवाइव करता है वो कैसे, वही जाने। एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसकी बहुत लंबी स्टोरी है आरबीसी के बनने की। वो बिना न्यूक्लियस के ही पूरा काम करता है। वो 120 दिन जिंदा रहता है, उसमें कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें फीड रहती है। 120 जैसे ही दिन हुआ, वो अपना पूरा डेटोरेट होता है, जाके अपना स्प्लीन में चला जाता है, उसको डेड हो जाता है वो। न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनल होता है, यानी कि पूरे अगर सेल में देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब से सबसे ज्यादा बड़ा
हमारा न्यूक्लियस होता है। इसका डायमीटर लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है और ये बहुत स्पेशियस इन स्पेस कवर करता है सेल का। तो ये लगभग 10% सेल का यही कवर कर लेता है, बाकी 90% अदर ऑर्गेनल्स करते हैं। और ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वो कैसे वहां पे एढेर रहता है, यानी कि चारों तरफ गोल्गी बॉडी रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको घेर के रखते हैं कि उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है ना, उसको सेंटर में ही पूरा रखा जाता है। टाइट सिक्योरिटी के साथ वो प्रोटेक्टेड रहता है। और न्यूक्लियस में और भी कई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप से बना होता है, कि हमारा सेल मेम्ब्रेन सिंगल बाइलेयर लिपिड बाइलेयर से बना है, गोल्गी बॉडी हमारा सिंगल बाइलेयर से बना है, हमारा क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंगल बाइलेयर से बना है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इनर आउटर मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो डबल फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, दो फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो न्यूक्लियस में होता है, जो डीएनए होता है, राजा होता है, उसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है डीएनए। और सभी इन्हें ईच ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल होते हैं, रफली उसकी जो लेंथ होती है वो 2 मीटर की होती है। ठीक है, एक सेल के एक न्यूक्लियस में 2 मीटर का डीएनए का लेंथ होता है। न्यूक्लियस में एक डेंस बॉडी पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, हमने लास्ट राइबोसोम वाले चैप्टर में पढ़ा था। और इसमें जो एक मटेरियल पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल, मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि विदाउट लिक्विड के सेल का सर्वाइवल इम्पॉसिबल। सेल में जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है, वैसे हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। तो यहाँ भी जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। ये एक मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये हमारा सेल होता है, ये पूरा साइटोस्केलेटन पूरा स्ट्रक्चर है इसमें। गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये ऐसा पूरा कवर्ड रहता है न्यूक्लियस, सोचो इतना उसकी टाइट सिक्योरिटी, अंदर तक घुसना मुश्किल होता है, कोई इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, इतना उसको प्रोटेक्शन मिलता है। इसका अपन कट सेक्शन देखेंगे तो ये पूरा अंदर क्रोमेटिन का नेट है और ये अंदर में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पूरा हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। लास्ट हमने भी देखा था, सीलिया रहता है, माइक्रोविलाइज रहते हैं सेल के। ये सेल का न्यूक्लियस है, ये अंदर में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इसमें ऊपर ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल रहते हैं और बीच बीच में जो होल है ना, ये पोर्स रहते हैं, न्यूक्लियर पोर, यहीं से सब आना जाना करते हैं। यानी कि बहुत इन लोग का जो सिस्टम है इतना टाइट रहता है ना, कि हर न्यूक्लियर पोर्स में से जो आना जाना है वो भी बहुत मुश्किल से होता है, विदाउट परमिशन लोग नहीं आते जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस का अपन देखेंगे, न्यूक्लियर ये पूरा मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है तुरंत यहाँ से न्यूक्लियस से तुरंत हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिल जाती है, तो वो तुरंत प्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट कर देता है। इसका मेम्ब्रेन देखेंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, और ये सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये राइबोसोम, ये यहाँ न्यूक्लियर के पोर में भी राइबोसोम है, तो वहां भी वो वहां भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और न्यूक्लियर पोर का कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम लोग न्यूक्लियर, और ये जो न्यूक्लियर हमारा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में स्पेस रहता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और उसके बाद एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, अभी हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, लेमिना हो गया, और हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमेटिन नेट हो गया, डीएनए हो गया, जीन्स हो गए, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से किसी में भी कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो हेरिडिटरी जो इश्यूज होते हैं ना, कि होंठ फटे निकले, यानी पैलेट ठीक से नहीं बना, फेशियल डिफॉर्मिटीज, हाथ पैर में डिफॉर्मिटीज, तो इसमें से किसी भी चीज, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर डिफेक्ट आता है तो उस तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये हमारे जो डेवलपमेंट होता है, बेबीज का डेवलपमेंट, यानी आफ्टर कंसीव करने के बाद
जो फॉलिक एसिड, बी12, आयरन, ये जो हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसी से वो स्ट्रक्चर प्रॉपर हो पाते हैं। अब वहां पे कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें डिफेक्ट आते हैं, और फिर जो भी बेबी पैदा होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं। इसलिए जितना भी न्यूट्रिशन है प्रेगनेंसी के समय अच्छे से दे दो तो इधर की ग्रोथ अच्छी हो जाती है बच्चे की। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलती है। ये इन्वेलप की तरह होता है, पूरा कवर रहता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और केवल सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है। ये दो कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट स्पेस होता है 20 से 40 नैनोमीटर का। इसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये न्यूक्लियस को पूरा कवर करके रखता है। ये मेन कवरिंग का काम यही करता है। और ये क्या करता है, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है अंदर में, उसको साइटोप्लाज्म से कवर करके रखता है। साइटोप्लाज्म की कुछ भी चीजें अंदर नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तो उसको स्पेशल परमिशन है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको स्पेशल परमिशन के बाद ही अंदर आने मिलता है। जैसे अमीनो एसिड्स हो गए और भी कुछ कुछ मटेरियल्स हो गए और राइबोस शुगर हो गया, तो इन लोगों को स्पेशल उसमें अंदर आने को मिलता है। जैसे हमने पढ़ा, द न्यूक्लियर इनवेलप दो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये डबल लेयर लिपिड मेम्ब्रेन होता है। ये किससे बना होता है? फास्फोलिपिड से। यानी फास्फोलिपिड जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे सेल के स्ट्रक्चर के लिए, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिए, और सेल में पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनल्स के लिए। और इसमें ना राइबोसोम रहते हैं, इसी हमने बाहर का लेयर देखा, ये पूरे राइबोसोम दाने 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 दिख रहे हैं ना, ग्रेनुलर, ये सारे राइबोसोम इसमें रहते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। ये साइटोप्लाज्म से और पेरिन्यूक्लियर स्पेस से सेपरेट करता है। साइटोप्लाज्म और पेरिन्यूक्लियर स्पेस के बीच में पाया जाता है। और यही क्या है? कंटिन्यू। और ये कई जगह पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जगह जहां से यानी प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज आता है एमआरएनए का, वो यहीं से गुजर के जाता है। और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसका मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन हमने देखा, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं इसमें। देखो कितने सारे प्रोटीन के पूरे स्ट्रक्चर है इसमें। इनर मेम्ब्रेन, ये भी क्या है, ये भी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करने का काम करती है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा जुड़ी थी। गड्ढे गड्ढे जैसी संरचना होती है जहां से जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका पासिंग होता है, वो आना जाना करता है, उसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और ये जो होता है ये जो एरिया होता है अंदर से न्यूक्लियर लेमिना से पूरा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, उसको वो प्रॉपर शेप देने का काम करता है। लेमिना के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। देन हमारा न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स में प्रोटीन का बना हुआ चैनल होता है, होल्स होते हैं 120 नैनोमीटर के, और ये जो है दोनों मेम्ब्रेन को इन्वेलप करने का काम करता है। और ये गेटवे की तरह काम करता है। जो भी मॉलिक्यूल्स बाहर साइटोप्लाज्म में रहते हैं वो न्यूक्लियस में आते हैं, और जो न्यूक्लियस के मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं, तो ये गेट की तरह काम करता है। वो भी टाइट सिक्योरिटी के साथ ही आना जाना होता है, नहीं तो उन लोगों को नहीं मिलता आना जाना। और जो एक सेल के न्यूक्लियस में लगभग 1000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इतने सारे पोर्स होते हैं, इतने सारे एंट्री गेट होती है इतने सारे मॉलिक्यूल्स के आने के लिए। न्यूक्लियर पोर्स जो होता है वो आरएनए के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। यानी कि जो आरएनए कहाँ बनता है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। अब उसको तो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन लेके जाना है, तो वो क्या करेगा, उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसको इसी गेट से पास दिया जाता है। न्यूक्लियर पोर से ही वो बाहर निकलता है, जैसे हमने वीडियो में देखा, वहां से वो बाहर निकलता है और प्रोटीन सिंथेसिस के काम को संपादित करता है। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा न्यूक्लियर पोर से निकल जाते हैं। पैसिव डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? जिसमें उसको कुछ भी नहीं लगता है, नहीं कि अंदर आना जाना हम लोग इजिली आना जाना कर सकते हैं। जैसे मोस्टली एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि एटीपी की खर्च होता है। सोडियम अंदर आया तो उसको एटीपी देना पड़ा, पोटेशियम बाहर आया उसको एटीपी देना पड़ा।
तो वैसे उसको एक्टिव डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये लोग पैसिव, इसमें कुछ नहीं लगता है, एटीपी एटीपी कुछ खर्च नहीं होता, अंदर बाहर आराम से आना जाना कर सकते हैं। और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के द्वारा पहचाना जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और स्पेशल एमिनो एसिड के साथ बाइंड होके प्रोटीन का बनाने का काम करते हैं। और ये प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं न्यूक्लियर पोर में। एनएलएस जो सिग्नल होता है, ये सिग्नलिंग के थ्रू ही होता है सारे काम की। एक सिग्नल, जैसे हम लोग किसी मंत्री के यहाँ जाएंगे तो वहां पे स्पेशल सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेक होगा कि कहीं कुछ गन वन तो नहीं रखे, ऐसा। तो इन लोग की भी टाइट सिक्योरिटी रिकॉग्निशन वाला सेंटर होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, उसके द्वारा ही कोई भी एमिनो एसिड अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। प्रोटीन और आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस की मदद से बाहर जा पाते हैं। उन लोग को भी थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है, इसको प्रोटीन और आरएनए को, इसके बिना उन लोग भी बाहर नहीं जा पाते। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर लैमिना। ये प्रोटीन, इसको दिखाती हूँ। ये इनर मेम्ब्रेन है, उससे लग के एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये सारे न्यूक्लियर लैमिना रहते हैं, यहाँ पे एक लेयर होती है। तो न्यूक्लियर लेमिना क्या काम करता है? न्यूक्लियर लेमिना एक डेंस फिब्रिलर नेटवर्क होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये लगभग 30 से 100 नैनोमीटर का होता है। और ये जो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये प्रोटीन का ही एक नेटवर्क है, उसी से बनता है ये। और ये जस्ट न्यूक्लियर में, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ही लोकेटेड होता है। इसमें दो प्रकार के लेमिन्स पाए जाते हैं। लेमिन्स क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन होता है। टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और लेमिन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये दो प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लियर लेमिना को बनाने का काम करते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है मोस्टली तो प्रोटीन से बस मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से, बाकी अंदर मोस्टली स्ट्रक्चर प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और आरएनए डीएनए से बने होते हैं। ये जो लेमिना होता है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है न्यूक्लियस को, और क्रोमेटिन के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डीएनए के रिपेयरिंग में हेल्प करता है, सेल साइकिल रेगुलेशन में हेल्प करता है, जो भी सिग्नल्स बाहर भेजना है उसके लिए उसके संवहन में हेल्प करता है, और अदर न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज है उसमें बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स का बना होता है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन हमको पता नहीं है, और भी रिसर्च हो रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है न्यूक्लियस पे, क्योंकि उसमें इतने सारे जीन से 10,000 प्रोटीन बनाने का उसकी में क्षमता है, उतने सारे उसके पास सिग्नल्स हैं, उतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास। तो सब ये अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं, कि कौन से प्रोटीन के म्यूटेशन से कौन सी बीमारियां हो रही है। अभी सबसे जितनी भी बीमारियां होती है जीन म्यूटेशन से ही हो रहा है, और वो सारी चीजें न्यूक्लियस से ही हो रहा है। अब पढ़ेंगे लेमिनोपैथीज। लेमिनोपैथीज क्या होता है? जो न्यूक्लियर लेमिना को बनाने वाले जीन्स होते हैं, इनकोड करते हैं, उसमें जब डिफेक्ट आ जाता है तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होती है। इसमें कौन से होते हैं जीन? लेमिन ए और लेमिन B1, ये दो जीन होते हैं जिसके डिफेक्ट होने से ये बीमारियां होती है। पहला है हचिंसन गिलफर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। पाप फिल्म देखे हो? पाप फिल्म में अमिताभ बच्चन को क्या होता है? प्रोजेरिया। इसमें एक सिंगल जीन होता है लेमिन ए, एलएमएनए जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर प्रेगनेंसी के समय। तो इस जीन के म्यूटेशन से क्या होता है? लेमिन ए में डिसफॉर्मेशन या एबनॉर्मल, लेमिन ए जो प्रोटीन होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। उस प्रोटीन में एबनॉर्मलिटी जो आती है उसको बोलते हैं प्रोजेरिन। जब वो कन्वर्ट होता है, लेमिन ए में डिफेक्ट आया तो उसका नाम होता है प्रोजेरिन। और ये प्रोजेरिन जो होता है, जो हमारा न्यूक्लियर इन्वॉल्व है ना, उसमें पूरा इकट्ठा हो जाता है। लेमिन के लेयर में प्रोजेरिन वहां पे इकट्ठा हो गया, तो उससे क्या हो गया? वहां पे जो भी फंक्शन होते हैं वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है फिर? अर्ली यानी कि बर्थ के टाइम से ही एजिंग शुरू हो जाती है, यानी बच्चा बर्थ लिया और बूढ़ा होना शुरू हो गया, जो बाकी जो प्रोसेस है वो हट जाता है। ठीक है, इसको प्रोजेरिया सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये लगभग 5 मिलियन बर्थ में एक को होता है। बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट है एमरी ड्रेफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये
महल में रहते हैं, राजा आजा लोग हैं, तो इन लोग की बीमारियां भी एकदम राजा महाराजा वाली है, बहुत खतरनाक बीमारियां। फिर है एलएमएनए जो जीन्स है उसमें म्यूटेशन होने से, या ईएमडी जीन्स है उसमें म्यूटेशन होने से ये बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है, जो भी मसल्स होते हैं उसमें एट्रोफी हो जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो जितने भी मसल्स है ना, पूरे मसल्स की जो न्यूक्लियस है वो पूरी टूट फट जाएगी, समझ लो मसल में जो भी न्यूक्लियस है। तो मसल क्या होता है, गलने लगता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बीमारी है जिसमें मसल पूरे गल जाते हैं, तो पूरे हाथ पैर पूरे पतले पतले हो जाते हैं, उसमें मसल बिल्कुल काम नहीं करते। सोचो कितना पेन होता होगा इन लोगों को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों को। पूरी मसल गल जाती है बॉडी की, हार्ट चला जाएगा, जहां जहां मसल से वो पूरे स्ट्रक्चर पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ये क्या है, फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे साइटोप्लाज्म में जो भी फ्री रेडिकल्स हो गया, या जो भी मेडिसिन के मेटाबोलाइट्स हैं, उसको डैमेज उससे न्यूक्लियस को डैमेज से रोकता है। ठीक है, यानी कि एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करता है कि बाहर से कोई भी एनिमी अंदर ना आ सके। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो न्यूक्लियर पोर होता है मेम्ब्रेन में, वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, सोडियम पोटेशियम आयन हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो भी एक्सचेंज होता है, गैस का हो गया, मॉलिक्यूल्स का हो गया, तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर लैमिना के साथ मिलके स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे क्या है, न्यूक्लियस का शेप मेंटेन रहता है। न्यूक्लियस का शेप थोड़ा सा भी डिसफॉर्म होगा तो कोई ना कोई बीमारियां हो ही जाएंगी। फिर है अदर ऑर्गेनेल्स के साथ इंटरेक्शन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, जिससे जो भी कम्युनिकेशन है या ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन ये बाहर साइटोप्लाज्म में ले जाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, कि लिपिड बनाना है कि प्रोटीन बनाना है, ये सारा इंफॉर्मेशन जीन्स या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर पोर से, जो न्यूक्लियर पोर से जो भी इंफॉर्मेशन आना जाना है, कि कौन सा एमआरएनए को भेजना है, कौन सा टीआरएनए को अंदर आना है, कौन से डीएनए को जाना है, ये बहुत टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है न्यूक्लियस का। तो सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो इजिली किसी भी जीन्स के उसको जाने नहीं देता, जीन इन्फॉर्मेशन को। यानी कि सोचो, यानी कि वहां भी क्या बोलना चाहिए, वहां पे गुप्तचर टाइप के लोग हैं, कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लीक नहीं होनी चाहिए। डिटेक्टिव टाइप के लोग हैं वहां पे, सीबीआई बोल सकते हैं। तो वो लोग बहुत टाइटली उस चीज को रेगुलेट करते हैं कि कोई ये इन्फॉर्मेशन केवल राइबोसोम को मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से उन लोग क्या है, सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। फिर अदर फंक्शन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पूरा चेंज होता है, वो वापस से रिमॉडल्ड होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। तो इस तरह वो वेरियस सेलुलर सिग्नल को भी डिफरेंशिएट करता है। और सेल में चेंजेस आते हैं बहुत ज्यादा। पहले सेल कुछ और रहता है, फिर मॉडिफाई होकर दूसरा सेल बनता है, और उसमें मॉडिफिकेशन बहुत होता है। तो ये सारे कंट्रोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। सेकंड हमारा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है, छोटा राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, और हर न्यूक्लियस में एक या अधिक न्यूक्लियोलाई हो सकता है। न्यूक्लियोलाई प्लूरल वर्ड है, न्यूक्लियोलस सिंगल वर्ड है। किसमें ज्यादा न्यूक्लियोलाई होता है, किसको पता है? मोस्टली सेल में सिंगल न्यूक्लियोलाई होता है, लेकिन कुछ सेलों में मल्टी न्यूक्लियोलाई होते हैं। मैं एग्जांपल बताते हैं। जो इरिथ्रोब्लास्ट होता है, यानी कि मैच्योर आरबीसी के पहले, या डब्ल्यूबीसी, इमेच्योर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, लिम्फोब्लास्ट हो गया और माइलोब्लास्ट हो गया, इन सब में जो न्यूक्लियाई हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, इसमें वैसा मेम्ब्रेन नहीं होता है। एक पेरिन्यूक्लियर न्यूक्लियोरल क्रोमेटिन बस होता है, जैसे अलग से कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें। इसमें कौन कौन से सेंटर पाए जाते हैं देखते हैं। एक फिब्रिलर सेंटर होता है, इस एरिया में राइबोसोमल प्रोटीन बनता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम बनाने का काम करता है, तो उसमें जो मटेरियल है वो कहाँ कहाँ रहते हैं वो इसमें बताया गया।
ये जो फिब्रिलर कोलिन फाइब्रिल फाइब्रिल जैसे दिख रहा है, यहाँ पे राइबोसोम का प्रोटीन बनता है। और जो डेंस फाइब्रिल फिब्रिलर कंपोनेंट होता है, वो वहां पे नया जो सिंथेसाइज आरएनए होता है वो पाया जाता है, जो कि राइबोसोमल प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। यानी कि आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन मिलके ही राइबोसोम का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेन्युलर पोर्शन होता है, दाने दाने जैसा अपन को दिख रहा है इसमें। ये जो कंपार्टमेंट होता है, ये जो कंपोनेंट होता है, ये आरआरएनए को राइबोसोमल प्रोटीन के साथ बांधने का काम करता है और एक कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण करता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है राइबोसोम का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर बोलना चाहिए। अगर न्यूक्लियोलस में डिफेक्ट आ गया तो वो राइबोसोम नहीं बनाएगा, राइबोसोम नहीं बनेगा तो जितने भी प्रोटीन बने शरीर में वो एक भी नहीं बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस से रुक जाएगा शरीर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। एक है पार्स फाइब्रोसा। इस रीजन में क्या होता है, प्रोटीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है ना, आरएनए का कौन से आरएनए कौन सा प्रोटीन बनाएगा ये मैसेज जाता है। पार्स ग्रेन्युलोसा, इस रीजन में राइबोसोमल प्रिकर्सर पाए जाते हैं, जिस जो कि आगे राइबोसोम में कौन सा प्रोटीन कैसा बनना है वो लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि राइबोसोम में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन होते हैं उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमारे न्यूक्लियोलस में रहता है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को और आरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल जीन्स बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियोलस में ही पाए जाते हैं और यहीं से बन के वो कहा जाता है हमारे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और जो राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम वहां भी रहते हैं। तो वो राइबोसोम के जो प्रोटीन है वहां से स्टोर स्टोर से जो भी प्रोटीन है वो न्यूक्लियोलस की तरफ भी आता है, कि अंदर से बाहर भी जाता है, बाहर से अंदर भी प्रोटीन आते हैं, तो वहां भी बनता है ना प्रोटीन्स वगैरह, तो वो अंदर आने का काम करते हैं। जो आरएनए होता है वो 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बनता है, जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। बाद में ये जो आरएनए हैं आपस में कंडेंस हो जाते हैं और राइबोसोम की यूनिट्स बनाते हैं। राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, जैसा हमने देखा जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम होती है। एक होता है 60S ऊपर वाला और 40S नीचे वाला, ये हमने स्ट्रक्चर में देखा था। एक हैमबर्गर की तरह दिखता है इसका स्ट्रक्चर। और जो सभी सब यूनिट्स होती हैं जो न्यूक्लियस में फॉर्म होती है वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर भेज दी जाती है। और ये सब यूनिट आपस में फ्यूज होकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सो जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम बायोजेनेसिस का। और सेल डिवीजन में, आरएनए की प्रोसेसिंग में, सेल साइकिल के रेगुलेशन में, और जो भी स्ट्रेस होता है सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर तो उसको रिस्पॉन्ड करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो न्यूक्लियस एक एबनॉर्मल या नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, बोले बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोलस में अगर डिफेक्ट आ जाए तो कौन कौन सी बीमारी होती है देखेंगे। न्यूक्लियोलस में इम्पेयरमेंट आने से राइबोसोम का बायोजेनेसिस रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है, राइबोसोमोपैथी हो सकता है, जैसे ट्रिचर कॉलिन सिंड्रोम और डायमंड ब्लैकमैन एनीमिया। इसका मैं फोटो दिखाती हूँ। ये ट्रिचर कॉलिन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है, फेशियल डिफेक्ट बहुत आते हैं। यहाँ के जो बोन्स होते हैं वो उसमें डिफॉर्मिटीज आती है। रिवर्स स्लैंटिंग हो गया, पुअर टिप प्रोजेक्शन हो गया, मैंडिबुलर हाइपोप्लाजिया हो गया, माइक्रोटिया हो गया, यानी कि कान नहीं बना है, आंख इधर धस गए हैं, गाल पचक गए हैं। ठीक है, तो इसमें बोन सॉफ्ट टिश्यू के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ईयर हो गया, नेजल हो गया, मैंडिबुलर पैथोलॉजी देखी जाती है। और है नेक्स्ट अपना रहा डायमंड ब्लैकफिन एनीमिया। ठीक है, इसमें जीन्स में डिफेक्ट आने से या न्यूक्लियोलस में डिफेक्ट आने से प्रोटीन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है। उसकी सबसे ज्यादा ये बोन मेरो को इफेक्ट करता है, ये जो जीन्स होता है या ये जो न्यूक्लियोलस में डिफेक्ट आता है तो इससे हमेशा एनीमिया बना रहता है। यानी कि बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण ही नहीं होता, तो एप्लाजिया हो जाता है वहां पे। आरबीसी या हाइपोप्लाजिया या एप्लाजिया बोलते हैं, जिसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें इतने सारे क्या बोलना चाहिए डिफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कहाँ का क्रेनियोफेशियल मेलफॉर्मेशन क्या क्या होगा,
नोज पूरे अंदर की तरफ धस जाएगा, आईज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, यानी कि अंदर जो पैलेट है तालू कटा हुआ होगा, माइक्रोइंसेफेली, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, हाथ की हड्डियां थम्स ठीक से नहीं बनेंगे, यूरोजेनाइटल मालफॉर्मेशन यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन है वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, हाइट छोटी रह जाएगी, ग्रोथ डिले होगा, इरेथ्रॉइड बोन मेरो में जो प्रिकर्सर होते हैं उनका स्टेम सेल जो होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्डियक डिफेक्ट, हार्ट भी ठीक से प्रॉपर नहीं बनेगा, और ब्लड में बोन मेरो में ब्लड नहीं बनेगा, तो एनीमिया देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस प्लाज्म होता है वो हाईली विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि न्यूक्लियस के लिए ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, चिपचिपा विस्कस सा, उससे ज्यादा विस्कस हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन मटेरियल, ये आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गए, राइबोसोम हो गए, वो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो उसकी वजह से उसका चिपचिपापन ज्यादा होता है। ये साइटोप्लाज्म की तरह ही रहता है, इसका पीएच लगभग 7.2 से 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन ही रहता है। और जो ये जो पीएच है, इसी में न्यूक्लियर फंक्शन होते हैं, जितने भी एंजाइम हैं इसी पीएच पे काम करते हैं, जो डीएनए, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, इन इनके एक्टिवेशन के लिए पीएच का 7.2 से 7.4 होना जरूरी होता है, क्योंकि इन लोग तो पूरे एसिडिक होते हैं, लेकिन वहां पे उस चीज को इन लोग अल्कलाइन में मेंटेन करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस से सराउंडेड रहता है पूरा, इन लोग को सराउंड करके रखता है, पूरा कवर करके रखता है। इसमें डेंस फिब्रिलर नेटवर्क होता है जो प्रोटीन का बना होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और इसमें कई सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिक वो रहता है, बेस रहता है हमारे किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन का बेस रहता है, जो डीएनए आरएनए उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड ही मिलके क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन, थाइमिन, गुआसिन, यूरेसिल, ऐसे करके पाए जाते हैं। साइटोसिन हो गया, ये 5 जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके इन्हीं के जो कोडिंग होती है, उसी से प्रोटीन फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, वो सब काम शुरू होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। एकदम जो सॉल्युबल लिक्विड रहता है ना, उसको बोलते हैं, और बाकी को मैट्रिक्स बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन रहता है। इस तरह जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, और यहीं पे क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, जैसे जीन एक्सप्रेशन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का रिपेयर हो गया। ठीक है, डीएनए टूटता भी है ना, तो वहां पे वापस जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो वहां पे जाके जुड़ जाते हैं, इसीलिए तो बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, टूटते हैं, टूटते जुड़ते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर कुछ डिफेक्ट आ गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूक्लियस फंक्शन में क्या क्या इम्पेयरमेंट आ सकता है, मिस लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो क्या बोलना चाहिए, साइटोप्लाज्म में जहां पे रहना चाहिए वहां पे नहीं हो पाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जैसे बना और साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म से में रहेगा वहीं बनेगा, तब वो क्या है, न्यूक्लियस से बाहर साइट उधर बाहर जा पाएगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की कमी के होने से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन बिगड़ जाता है। एब्सेंस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एंजाइम्स का हाउस होता है, और वहीं पे क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रिपेयरिंग, आरएनए का सिंथेसिस होता है, और इसमें उसके सिंथेसिस के लिए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इन एंजाइम की अगर कमी हो जाएगी तो वहां पे ना आरएनए का सिंथेसिस हो पाएगा, ना डीएनए का सिंथेसिस हो पाएगा, तो इस तरह से वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हो ही नहीं पाएगी, रुक जाएगी। फिर न्यूक्लियर आरएनए का डिटेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर आरएनए होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो लिक्विड है, वो फ्लूइड है, वो एक फ्लो का काम करता है, उसी फ्लो में क्या है, आरएनए हमारा न्यूक्लियर पोर्ट से निकल पाता है, तो ये फ्लो भी नहीं मिल पाएगा, तो वो जो आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन है वो साइटोप्लाज्म में नहीं हो पाएगा, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम रुक जाएगा, क्योंकि एमआरएनए ही होता है मैसेंजर आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज लेके जाता है। न्यूक्लियर लेमिना डिफेक्ट, अभी हमने न्यूक्लियर लेमिना देखा, क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो अंदर के जो भी ऑर्गेनेल्स, अंदर के जो भी स्ट्रक्चर है वो भी सूख जाएंगे, तो वो भी प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे। इवेंचुअली क्या होगा, लास्ट में सीवियर केस में सेल डेथ हो जाता है।
ठीक है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, जो बाकी स्ट्रक्चर भी हैं, तो इन लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एंड हो गया हमारा। कुछ क्वेश्चन और पूछो, बाकी क्वेश्चन एक साथ उसमें दूंगी। ये न्यूक्लियस कंप्लीट होगा तो उसमें क्वेश्चन दे दूंगी।